हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अमोली बुक से चैप्टर नंबर 12 पाताल कोट धरती का अजूबा। पाठ प्रवेश। पाताल मात्र कल्पना ही नहीं बल्कि यथार्थ में भी विद्यमान है। इसे जिज्ञासु पर्यटक दिन के उजाले में देखना चाहते हैं। प्राचीन आख्यानों में अनेक पातालों का वर्णन रोमांचित करता है। गंगा को भगीरथ धरती पर अपने पूर्वजों के तर्पण के उद्देश्य से लाए थे, जिन्हें पाताल में तपरत ऋषि कपिल ने भस्म कर दिया था। लेखक ने धरती के इस अजूबे का, वहाँ के लोगों का अपनी धरती से लगाव और अटूट प्रेम को हृदय से अनुभव किया है। यदि यह कहा जाए कि इस धरती के नीचे भी मानव बस्ती है, जहाँ के आदिवासी जन हजारों हजार साल से अपनी आदिम संस्कृति और रीति रिवाज को लेकर जी रहे हैं। यहाँ चारों ओर बिहड़ जंगल हैं, आवागमन के कोई साधन नहीं है। यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि यदि जो धरती होती है, उस धरती के नीचे अगर कोई ये बोले कि धरती के नीचे भी इंसान रहते हैं या इंसानों की बस्ती है, तो जो जैसे आदिवासी जो होते हैं, जो पहले आदिवासी होते थे, जो अपना गुजारा जैसे जंगली जानवरों को मारकर उसे खाकर रहते थे और जंगलों में ही अपनी जिंदगी को जीते थे। तो जो ये जो स्टोरी है, तो वो इससे रिलेटेड है कि वो ये बता रहे हैं कि वो सब अभी भी अगर है तो वो उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जा रहा है। साल से अपनी आदिम संस्कृति और रीति रिवाज को लेकर जी रहे हैं। मतलब जो उनके रीति रिवाज चले आ रहे थे, जिस तरह से वो रहते थे, जो वो करते थे, चित्रकारी या जो औजारों को बनाना, लकड़ी के आगे कुछ जैसे कि पत्थर को शार्प करके, नुकीला करके उसे बांधकर वो हथियार बनाना, और उन हथियारों से वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो ये कोई झूठ नहीं है, ये पुरानी बात नहीं हो गई, ये अभी भी इस टाइम भी होता है, ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो जंगल है, उस जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे जो बहुत घने वृक्ष हैं, और जो मतलब वहाँ पर एक बिहड़ जंगल कहते हैं कि मतलब ऐसा जंगल जहाँ पर किसी इंसान का रहना उन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि भाई वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। तो ये झूठ है, आज भी वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए ऐसा कोई साधन नहीं है जिसमें वो बैठकर आना जाना कर सके। जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो उसके जो आसपास का जो वातावरण है, वो उससे आपको बता रहे हैं कि जहाँ विषैले जीव जंतु, विषैले मतलब कि जो जहरीले होते हैं, जिन्हें काटने पर इंसान मर जाता है, तो वो विषैले जीव जंतु, हिंसक पशु मतलब जो जान ले लेते हैं, एकदम से अटैक करते हैं और मतलब खा जाते हैं, खुले रूप में विचरण कर रहे हैं। मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है, ना ही उनके लिए कोई पिंजरा है, ना ही कोई ऐसा उनके लिए कुछ ऐसा बंदिश है कि वो बंद कर रह सकते हैं। वहाँ के जो पशु है, पक्षी हैं, जानवर हैं, वो खुलेआम आराम से अपना घूमते हैं। जहाँ दोपहर होने पर ही सूरज की किरणें अंदर झांक पाती है। वो कह रहे जब सूरज काफी देर बाद जब दोपहर होने लगती है, तब जाकर वहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी की किरणें पहुँचती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा धुंध सी छाई रहती है। जैसे फॉग होता है सर्दियों में, फॉग से वो हमें सामने का कुछ भी नहीं नजर आता, वैसा ही उस जंगल में होता है। इसीलिए धूप दोपहर तक ही वहाँ की किरणें पहुँचती हैं। तो कैसा लगेगा? जी हाँ, भारत का हृदय कहलाने वाले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से 62 किलोमीटर तथा तामिया विकास खंड से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाताल कोट समुद्र सतह से 3250 फुट ऊंचाई पर तथा भूतल से 1000 से 1700 फुट गहराई में एक अजूबा स्थल है। वो ये डिस्टेंस बता रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में वो जो पाताल लोक है वो स्थित है। तो वो इस चीज को क्या बोल रहे हैं कि जो ऊंचाई है उसकी वो है 3250, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई भी है। और उस ऊंचाई से अगर देखा जाए गहराई पर, तो वो गहराई भी बहुत ज्यादा है, जहाँ ऊंचाई से देखने पर इंसान को ऐसा लगे कि बस वो गिर जाएगा और उसका काम हो गया। वैसे तो पाताल कहते ही हमारे मस्तिष्क पटल पर एक वृतांत तेजी से उभरता है। जैसे पाताल को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक डरावनी सी जगह का हमारे माइंड पर जैसे एक पिक्चर सी आने लग जाती है कि पाताल लोग क्या होगा भाई, वहाँ पर कोई राक्षस तो नहीं रहते वहाँ पर,
पर लंका नरेश रावण का एक भाई जिसे अहिरावण के नाम से जाना जाता था, वह राम और रावण के युद्ध, जब राम और रावण से युद्ध हो रहा था उसके समय जब वो राम और लक्ष्मण को सोता हुआ उठाकर पाताल लोक ले गया था। कौन? अहिरावण, जो रावण का भाई था। वह उनकी बलि चढ़ाकर ही रहा था, मतलब वो बलि चढ़ाने ही वाला था कि तभी वीर हनुमान पाताल लोक पहुंच गए थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। किसके बीच में? मतलब हनुमान जी और अहिरावण के बीच में, और अहिरावण मारा गया। उसके मारे जाने पर हनुमान उन्हें पुनः युद्ध भूमि पर ले आते हैं। पाताल अर्थात अनंत गहराई वाला स्थान, जिसकी गहराई की कोई लिमिट ही नहीं है, इतना ज्यादा गहरा। और कोट यानी कनात, यानी कि कोट क्या होता है? एक चारों तरफ से जो वातावरण होता है उसे कवर करने वाली चीज को कनात बोला जाता है। यदि आप पहाड़ों की तलहटी में खड़े हैं, यानी कि आप पहाड़ में हैं और पहाड़ के बीचों बीच कोई ऐसी जगह है जहाँ पर छोटे मोटे से जो घर बने हुए होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पहाड़ों की तलहटी। तो लगता है जैसे कनातों से घिर गए हैं, जैसे कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसने हमें कवर कर लिया है। कनात की मुंडेर पर उगे पेड़ पौधे, हवा में हिचकोले खाती डालियां, मानो हाथ हिला हिला कर कहती हैं कि हम कितने ऊपर हैं। यह कनात कहीं कहीं 1200 फुट, कहीं 1700 फुट, तो कहीं खाड़ियों के अंतस्थल से 3700 फुट ऊंची है। उत्तर पूर्व में बहती नदी की ओर यह कनात नीची होती चली जाती है। पातालकोट का अतः क्षेत्र शिखरों और वादियों से आवृत है। शिखरों मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वादियां यानी जो घाटियां होती हैं, जो नीचे की ओर गहराइयां होती हैं, वो क्या है? यहाँ पातालकोट का क्षेत्र है। पातालकोट में प्रकृति के विभिन्न उपादानों ने इसे अद्वितीय बना दिया है। जो पातालकोट है उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, और जो डिफरेंट टाइप की वहाँ पर जो चीजें देखने को मिलती है, कहीं ऊंचाइयां, कहीं गहराइयां, कहीं हरियाली, तो कहीं पर कुछ, तो इस चीज से वो जो देखने का जो दृश्य होता है बहुत ही ज्यादा एक नया सा अनुभव कराता है कि ये क्या चीज, हम कहाँ पर आ गए। दक्षिण में पर्वतीय शिखर इतने ऊंचे होते चले गए हैं कि उनकी ऊंचाई उत्तर पश्चिमी में फैलकर इसकी सीमा बन जाती है। मतलब वो इतनी ज्यादा दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि उनकी सीमाएं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाकर फैल जाती है। एक पश्चिम की तरफ तो दूसरा उत्तर की तरफ, मतलब इतनी ज्यादा वो सीमा फैली हुई है। दूसरी ओर घाटियां इतनी नीची होती चली गई हैं कि उसमें झांक कर देखना मुश्किल होता है, कि अगर आप उसमें को नीचे से देखोगे तो ऊंचाई से नीचाई पर देखने पर कई लोगों को चक्कर आते हैं और कई लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ का अद्भुत नजारा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो शिखर होते हैं ऊंचे ऊंचे, उसमें झांक कर देखना मुश्किल होता है। यहाँ का अद्भुत नजारा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दक्षिण में पर्वतीय शिखर इतने ऊंचे होते चले गए हैं कि उनकी ऊंचाई उत्तर पश्चिमी में फैलकर इसकी सीमा बन जाती है। दूसरी ओर घाटियां इतनी नीची होती चली गई हैं कि उसमें झांककर देखना मुश्किल होता है। यहाँ का अद्भुत नजारा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिखरों और वादियों के बीच होड़ सी लग गई हो। कौन कितने गौरव के साथ ऊंचा होता जाता है और कौन कितनी विनम्रता के साथ झुकता चला जाता है। पातालकोट की झुकी हुई चट्टानों में निरंतर पानी का रिसाव होता रहता है। रिसाव मतलब बहना। यह पानी रिसता हुआ ऊंचे ऊंचे आग के वृक्षों के माथे पर टपकता है और फिर छितरते हुए बूंदों के रूप में कोह के आंगन में गिरता है। मतलब छितरते मतलब जैसे कि किसी चीज का छिड़काव होना, या जैसे बूंदे टप टप करती हैं किसी के ऊपर, उस चीज को कोह होती है। जैसे कि गुफा के जो आंगन, गुफा का जो फेस, जो फ्रंट होता है, उस आंगन पे टपक टपक कर उसमें गिरता है। पातालकोट का आदिम सौंदर्य जो भी एक बार देख लेता है वह उसे जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। यानी कि उसका जो सौंदर्य है पातालकोट का, जब कोई एक बार देख लेता है तो अपने पूरे जीवन तक उसको नहीं भूल सकता। पातालकोट में रहने वाली जनजाति की मानवीय धड़कनों का अपना एक अद्भुत संसार है। मतलब पातालकोट में भी जो रहने वाले जनजाति, जो इंसान वहाँ रहते हैं, तो मानवीय धड़कन यानी कि वो उनका हृदय है, उनकी जान है, वो उनका अद्भुत संसार है अपना एक बनाया हुआ, जो उनकी आदिम परंपराओं, सांस्कृतिक रिवाज, खान पान, नृत्य, संगीत आदि में निहित है। यानी वहाँ पर भी अभी भी यह सब चीजें होती हैं। यह सामान्य जनों के क्रियाकलापों से मेल नहीं खाते। आज भी वे उसी निश्चलता, सरलता तथा सादगी से
जो सादगी में जी रहे हैं। यानी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो अपना जो लाइफस्टाइल है, जो अपना रहन सहन है, वो बिल्कुल सामान्य तरीके से जीते हैं। उनको आज भी वे उसी निश्चलता, सरलता तथा सादगी में जी रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक दृश्यों की भरमार है, मतलब इतनी सुंदर प्रकृति के दृश्य हैं कि उनकी जो लिमिट है वो आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी सुंदर वहाँ के व्यूज हैं। यहाँ की मिट्टी में एक जादुई खुशबू है, पेड़ पौधों के अपने निराले अंदाज हैं, नदी नालों में निर्बाध उमंग है, पशु पक्षियों में आनंदिता मतलब बहुत खुशी, जैसे आजादी मिल जाती है और बहुत इंसान खुश होता है अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जाना, उड़ना, जो मर्जी करना, तो वो किसे अच्छा नहीं लगता। पशु पक्षियों को वहाँ पर ये सब चीजें मिली हुई हैं। खेत खलिहानों में श्रम का संगीत, मतलब जो खेत खलिहान होते हैं वहाँ पर भी खेती बाड़ी की जो करते हैं लोग, वो अपना जो श्रम मीन्स अपने काम, अपनी मेहनत को एंजॉय करते हैं। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, मतलब फूल इतने हैं कि हरियाली इतनी है, नेचर इतनी सुंदर है कि वहाँ पर जो भी जाता है वहाँ की सुगंध, जो खुशबू होती है, उसी में वो बिल्कुल खो जाता है। खूबसूरत पेड़ पौधों की भरमार, रंग बिरंगे फूलों से लदी फदी डालियां, शीतलता मतलब ठंडक देने वाला, और मंद हास बिखेरते कलकल के गीत सुनाते आकर्षक झरने जैसे कि जब झरने ऊंचाई से निचाई पर आते हैं तो उनपे एक साउंड आता है तेज पानी का, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई गीत सुना रहे हैं। नदी का किसी रूपसी की तरह इठलाकर, बल खाकर, मचलकर चलना सबको मोहित करने में सक्षम है। इस प्राकृतिक सुषमा के बीच चार चांद लगाती है घास फूस से बनी झोपड़ियां। इनकी दीवारों पर खड़िया तथा गेरू से प्रतीक चिन्ह उकेरे जाते हैं, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं वो अपनी झोपड़ियों के फ्रंट पर एंट्रेंस जो होती है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ के ही कोई ऐसी जो लिविंग है, जो वो रहते हैं, तो वो खड़िया कुछ होता होगा जो वो बनाते होंगे, जैसे कि कोई आकृति हो गई किसी चीज की जो उनको ही मालूम है, तो वो ऐसी चीजें बनाते हैं अपने घर के एंट्रेंस के दरवाजों पर, दीवारों पर, तो वो प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। हसिया कुल्हाड़ी, हसिया जो लोहे की एक तेज धार वाली चीज होती है जिससे खेती की कटाई की जाती है, कुल्हाड़ी यानी जिससे पेड़ काटा जाता है, तथा लाठी इनके पारंपरिक औजार हैं, क्योंकि आदिवासी लोग इन्हीं औजारों से अपना जो जीवन यापन करते थे, इसी से ही शिकार किया जाता था, इसी से ही पेड़ काटे जाते थे, तो ये इन लोगों का एक पारंपरिक औजार है। ये मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करते हैं। इनके यहाँ पे मिट्टी के बर्तन ही होते थे, हमारी तरह स्टील और ये ऐसे बर्तन ये वहाँ पर नहीं होते। ये अपनी धरती को माँ का दर्जा देते हैं। किसका दर्जा? माँ का दर्जा देते हैं। इनके जीवन का मुख्य आधार वनोपज ही है, मतलब इनकी जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड होती है? वन पर। वन में ही जो चीजें मिलती है ये उन्हीं से अपनी जिंदगी को बिताते हैं, उन्हीं से वो अपना घर और अपना खान पान वहीं से कलेक्ट करते हैं। बीज को छिड़क कर फसल उगाई जाती है। पारंपरिक खेती कर ये कोदो, कुटकी तथा बाजरा उगा लेते हैं। महुआ इनका प्रिय भोजन है। महुआ के सीजन में ये उसे बीनकर तथा सुखाकर रख लेते हैं और इसकी बनी रोटी बड़े चाव से खाते हैं, बड़े शौक से, खुश होकर खाते हैं। शहरी चकाचौंध से कोसों दूर आज भी वे सादगी के साथ जीवन यापन करते हैं। कमर के इर्द गिर्द कपड़ा लपेटे, सिर पर फड़िया बांधे, हाथ में कुल्हाड़ी अथवा दराती लिए, होठों पर मंद मंद मुस्कान ओढ़े ये आज भी देखे जा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो ड्रेस होती है, जो एक कपड़ा होता है लंबा सा, उसे ये अपने कमर पर लपेट लेते हैं और अपने जो सर पर एक पगड़ी सी बांध लेते हैं और अपने हाथों में कुल्हाड़ी या जो दराती होती है खेतों की तरफ ये निकल पड़ते हैं। और जो इनकी जो मतलब काम करने की जो क्षमता होती है वो इतनी एंजॉय करके करते हैं कि ये उस काम को भी बहुत मुस्कुराते हुए करते हैं। सरकार द्वारा विकास के नाम पर केवल कोर्ट में उतरने के लिए सीढ़ियां बना दी गई हैं, मतलब जो गहराई में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प है इनके लिए कि भाई ये इजीली उतर चढ़ सके, लेकिन इनका उपयोग न करते हुए ये अपने बनाए रास्ते पगडंडियों पर चलते नजर आते हैं। ये उस रास्ते को यूज नहीं करते जो सरकार की तरफ से इन्हें दिया गया है, बट
ये खुद के जो अपने बनाए हुए रास्ते हैं, जिन्हें इन्हें मालूम है कि यहाँ से जाना सेफ है और यहाँ से ही वापस आना सेफ है, इसीलिए ये अपने ही बनाए हुए रास्ते पर जाते हैं। हाट बाजार के दिन मतलब जहाँ पे बाजार लगते हैं, जहाँ पे इनका लेन देन होता है या बेचना खरीदना होता है, हाट बाजार के दिन ही ये ऊपर आते हैं। और इकट्ठा किया गया वनोपज, जो वन से जो इन्होंने उगाया होता है, जो खेती बाड़ी की होती है, वो सब चीजें इकट्ठी कर यहाँ पर ये बेचकर मिट्टी का तेल तथा नमक आदि लेना नहीं भूलते। जो चीजें ये इकट्ठी करके लाते हैं यहाँ पे बेचकर, उनसे जो चीज मिलती है वो फिर उससे क्या खरीद लेते हैं, ये मिट्टी का तेल खरीद लेते हैं, नमक खरीद लेते हैं, जो इनको वहां ऊपर पहाड़ों पर नहीं मिलता, यहाँ से खरीद के ये ऊपर ले जाते हैं। जो चीजें जंगल में पैदा नहीं होती, क्योंकि जंगल में नमक पैदा नहीं होता और मिट्टी का तेल नहीं होता, तो इसके लिए उन्हें हाट बाजार जैसी जगहों पर नीचे उतरना पड़ता है और वहां से खरीद के फिर इन्हें फिर से वो ऊंची पहाड़ियों पर जाना पड़ता है। यही उनकी न्यूनतम आवश्यकता होती है। एक खोज के अनुसार पातालकोट में पहले 20 गांव थे, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप के चलते वर्तमान समय में केवल 12 ही शेष बचे हैं। पहले 20 गांव थे, अब 12 रह गए हैं। एक गांव में 4-5 अथवा 7-8 से ज्यादा घर नहीं होते। पातालकोट के दर्शनीय स्थलों में रातेड़, कारेयाम, चिमटीपुर, दूधी तथा गायनी नदी का उद्गम स्थल और राजा खो प्रमुख है। आम के झुरमुट पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। मतलब आम इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर होते हैं पेड़ों पर कि जो आने वाले घूमने वाले जो यात्री होते हैं वो इन्हें देखकर बहुत ज्यादा मतलब एंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें शहरों में देखने के लिए नहीं मिलती। आम के झुरमुट में शोर मचाता कलकल के स्वर निनादित कर बहता सुंदर सा झरना कारेयाम का खास आकर्षण है। मतलब यहाँ पे झरने देखने के लिए और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए, यहाँ का जो नेचर है, उस प्रकृति का आनंद लेने के लिए जो घूमने आते हैं लोग, वो यहाँ पर बिल्कुल सब चीजें भूल जाते हैं और इस प्रकृति का आनंद लेते हैं। रातेड़ के ऊपरी हिस्से से कारेयाम को देखने का यह ऊंट की कुबड़ सा दिखाई देता है। राजा खो पातालकोट का सबसे आकर्षक दर्शनीय स्थल है। माना जाता है कि नागपुर के राजा रघु ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से तंग आकर मोर्चा खोल दिया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियां देखकर उन्होंने इस गुफा को अपनी शरण स्थली बनाया था। तभी से इस खो का नाम राजा खो पड़ा। यह एक विशाल चट्टान के नीचे 100 फुट लंबी तथा 25 फुट चौड़ी खो है। इसमें कम से कम 200 लोग आराम से बैठ सकते हैं। राजा खो के समीप गायनी नदी अपने पूरे वेग के साथ चट्टानों को काटती हुई बहती है। नदी के शीतल तथा निर्मल जल में स्नान कर व तैर कर सैलानी अपनी थकान भूल जाते हैं। जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो लोग इस नदी में नहाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और अपनी सारी थकान जो होती है वो सब भूल जाते हैं। पातालकोट की जीवन रेखा दूधी नदी है, जो रातेड़ नामक गांव के दक्षिणी पहाड़ों से लेकर घाटी में बहती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पक्षियों की चहचहाहट, हरर, बहेड़ा, आंवला, छायादार तथा फलदार वृक्षों की सघनता, धुंध और हरितिमा के बीच धूप छांव की आंख मचोनी राजा खो की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं और उसे एक पर्यटन स्थल विशेष का दर्जा दिलाते हैं। हर हर बहेड़ आंवला यानी कि जो इस जगह पर जो ये सब चीजें मिलती हैं, ये एक मेडिसिन में भी बहुत काम आती है और ये सबसे ज्यादा और कीमती चीजें होती हैं जो इस जंगल में मिल जाती हैं। इनका एक भयावह पक्ष भी है, मतलब एक डरावना पक्ष भी है। दोपहर ढलते ही हिंसक पशु पक्षी अपने शिकार की तलाश में अपनी अपनी माँ से निकल पड़ते हैं। मतलब जहाँ पर ये सूरज की रोशनी में छिपके बैठ जाते हैं, वहीं सूरज के ढलने पर ये बाहर निकल आते हैं और जो सूरज की रोशनी में कभी नीले तो कभी काले कलूटे दिखने वाले अनोखी छटा बिखेरते पहाड़ों की श्रृंखला किसी विशालकाय राक्षस से कम दिखाई नहीं पड़ती। वो कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी में तो जो ये पहाड़ दिखाई देते हैं, सुंदर हरी भरी घाटियां दिखाई देती हैं, लेकिन
जब सूरज अस्त हो जाता है, शाम हो जाती है, तो यही जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा राक्षस सा, काला कलूटा सा यहाँ पर खड़ा है। खूबसूरत जंगल जो अब से ठीक पहले हमें अपने सम्मोहन में समेट रहा होता था, मतलब जो पहले हमें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, इतना बहुत अच्छा सा फील होता था, लेकिन अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक डरावना सा कुछ दिखाई देने लगता है। एक अज्ञात भय मन के किसी कोने में आकर सिमट जाता है। इस बदलते परिवेश में पर्यटक वहाँ रात गुजारने की बजाय अपने अपने होटलों में आकर दुबकने लगते हैं, जबकि जंगल में रहने वाली जनजाति के लोग बेखौफ अपनी झोपड़ियों में रात काटते हैं। जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के ही लोग हैं, आदिवासी जैसे वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ के लोगों को इन जानवरों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं और जानते हैं। इस वजह से ये कुछ इनको डर नहीं लगता और ये अपने आराम से ही अपनी झोपड़ियों में सोते हैं। वे अपने जंगल तथा जंगली जानवरों का साथ छोड़कर नहीं भागते। जंगल से बाहर निकलने के वे सपने में भी नहीं सोचते कि हम यहाँ से कहीं और जाएंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ की तर्ज पर ये जनजातियां बड़े सुकून के साथ अलमस्त होकर अपने जंगल से खूबसूरत रिश्ते की डोर से बंधे रहते हैं। अपनी माटी के प्रति अन्य लगाव और उनके अटूट प्रेम को देखकर एक सुखती याद हो आती है। जननी जन्म भूमिश्च सर्वाग्यदपि यगरीयसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इस बात को फलितार्थ और चरितार्थ होते हुए यहाँ देखा जा सकता है। यदि इस अर्थ की गहराइयों तक कोई पहुँच पाया है, तो वह यहाँ का वह आदिवासी है जिसे हम केवल जंगली कहकर इतिश्री खत्म कर लेते हैं, लेकिन सही मानने में वह धरती पुत्र हैं, जो आज भी उपेक्षित हैं, जो आज भी वहाँ पर रहते हैं। ये बच्चों, ये चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट होता है और आशा करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो मैंने। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच जाएगी। और आपको मेरी बच्चों वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।